हाय, मेरा नाम अमित बंसल है। मैं एक ऑथर और एक लाइफ कोच हूँ। मैं यहाँ सिर्फ एक सिंपल से इंटेंशन के साथ आया हूँ, सही अवेयरनेस फैलाने के लिए इस जीवन के फिनोमिना के बारे में जिसे लोग आज मैनिफेस्टेशन कहते हैं। और मेरी एश्योरेंस आपसे ये है कि जो भी मैं इन समरीज में शेयर करूँगा वह नेविल के ओरिजिनल शब्दों के साथ फेथफुल रहेगी, बिना किसी डिस्टॉर्शन के और मेरी खुद की गहराई और क्लैरिटी के साथ। योर फेथ इज़ योर फॉर्चून सबसे पहले 1941 में पब्लिश हुआ था और यह नेवल गॉडर्ड की सबसे पहली और मोस्ट फाउंडेशनल वर्क है, सबसे ज़्यादा फाउंडेशनल वर्क है। यह किताब आपको, मुझे और रीडर्स को इनवाइट करती है कि वे अपने खुद की क्रिएटिव पावर को जगाएं। आई एम मतलब कि मैं की अवेयरनेस को एम्ब्रेस करें। वह इटर्नल सेल्फ जो हमारे अंदर एक्सपीरियंस को शेप करता है उसको हम एक्सपीरियंस करें। नेविल बिब्लिकल सिंबॉलिज्म को डीप साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के रूप में दिखाते हैं और री इंटरप्रेट करते हैं और एक काफ़ी प्रैक्टिकल गाइडेंस देते हैं कि कैसे हमारा फेथ और इमेजिनेशन मिलकर हमारे डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करता है। इसी तरह यह किताब स्पिरिचुअल और सेल्फ डेवलपमेंट लिटरेचर में एक टाइमलेस क्लासिक बन चुकी है। चैप्टर 1 बिफोर अब्राहम वॉज। नेविल शुरू करते हैं काफ़ी प्रोफाउंड स्टेटमेंट के साथ। बिफोर अब्राहम वॉज आई एम। इसका मतलब यह है कि आपकी असली सेल्फ, वह अनकंडीशनड अवेयरनेस जो समय और रूप से परे है, हमेशा से मौजूद है। यही आई एम सृजन का सोर्स है, लिमिटलेस कॉन्शियसनेस है जो किसी भी व्यक्ति, जगह या किसी भी चीज से पहले मौजूद था। नेविल बताते हैं कि क्रिएशन का एसेंस यही है, आई एम। वो फॉर्मलेस अवेयरनेस जो खुद को किसी डेफिनेट चीज के रूप में इमेजिन करता है। जब आप किसी स्टेट या आइडेंटिटी को अपने मन में कंसीव करते हैं, सोचते हैं, तो वह धीरे धीरे आपके रियल एक्सपीरियंस में बदलने लग जाती है। यह लॉ ऑफ कंसेप्शन एंड एक्सप्रेशन है जिसके तहत पूरी लाइफ अनफोल्ड होती है। आप केवल एक फिजिकल बीइंग नहीं हैं, आप एक लिविंग कॉन्शियसनेस हैं जो इस क्रिएटिव लॉ को लगातार यूज करते हैं अपनी जिंदगी में बिना खुद को जाने। आपके जीवन की परिस्थितियां या सिचुएशन जो भी हैं, वो सीधा दर्शाते हैं कि आपके अपने डीपेस्ट लेवल पर खुद को क्या मानते हैं और क्या मान्यता देते हैं। अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको यह स्पिरिचुअल ट्रुथ समझना ही होगा। आप ही ऑपरेंट पावर हैं, आप ही अपनी रियलिटी के सेंटर हैं। नेविल हम जैसे रीडर्स को ये कहते हैं कि अंदर के जो मैं हैं, जो आई एम है, सभी बीइंग का एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन स्टोन है। और जो आउटर लिमिटेशंस हैं वो केवल छोटे छोटे सेल्फ इमेज को क्लिंग करने से बनती हैं। जो असली आज़ादी है, जो ट्रू लिबरेशन है, वो तब आती है जब आप फॉल्स इमेज से ऊपर उठकर अपनी फुलफिल्ड डिजायर्ड स्टेट को अज्यूम करते हैं। वह फ्री आई एम जो इटर्नल एंड ओमनीपोटेंट है। सो इस चैप्टर का सार ये है कि इटर्नल सेल्फ जो है, जो मैं, जो मेरी अवेयरनेस ऑफ सेल्फ है, आई एम, सभी फॉर्म्स और सभी स्टोरीज से पहले मौजूद थी और है। जो भी आप अपने कॉन्शियसनेस में लगातार कंसीव करते हैं वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट होता है। अपनी पावर क्लेम करने के लिए उस अवेयरनेस से आइडेंटिटी को जोड़ें और उन सभी लिमिटेशन से परे उतरे। ये पूरे किताब की टीचिंग का एक फाउंडेशन सेट करता है। आपके अपने स्वभाव पर विश्वास, आपका इंटरनल आई एम ही आपका असली फॉर्च्यून है। जो आप बोलते हैं मैं, जो हम बोलते हैं इंग्लिश में आई एम। चैप्टर 2 यू शैल डिक्री। नेविल शुरू करते हैं आयसाया चैप्टर 55 11th वर्स के एक अटूट नियम से, एक रूल से। वो कहता है कि सो शैल माई वर्ड बी दैट गोथ फोर्थ आउट ऑफ माई माउथ, इट शैल नॉट रिटर्न अनटू मी वॉइड। इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी आप अपनी कॉन्शियसनेस में विश्वास के साथ बोलते हैं कि मैं ये हूं, वो इनएविटेबल रूप से मैनिफेस्ट होता है। इंसान हमेशा से वही एक्सपीरियंस करता आया है जो उसने कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अपने आप के बारे में खुद को बोला है।
और यह तब तक जारी रहेगा जब तक इंसान एक अवेयरनेस ऑफ बीइंग है, जो वो हमेशा से है। डिक्रीइंग केवल शब्दों तक बोलना नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। हर पल बिना शब्दों या किसी प्रयास के भी आप वही एक्सप्रेस करते हैं जो आप बिलीव करते हैं कि आप जो हैं, या आप जो पोजेस करते हैं आप वही हो, वही मैनिफेस्ट होता आया है आपकी लाइफ में। यह प्रिंसिपल सभी एक्सटर्नल एक्शन से ऊपर है, जो बाहरी तहत या सरफेस के ऊपर जो आपको दिखता है। असली मैटर करता है कि आप अवेयरनेस में कौन सा स्टेट रखते हैं। नेविल बताते हैं कि दुनिया के जितने भी सेक्रेट टेक्स्ट हैं, खासकर बाइबल, जो भी मिस्टिक्स द्वारा लिखी गई है, ताकि यही लॉ ऑफ सिंबॉलिकल प्रिजर्वेंस हो जाए जो उन्होंने इस किताबों के थ्रू बताया मिस्टिक्स ने, इन द फॉर्म ऑफ पैराबल्स, इन द फॉर्म ऑफ सिंबॉलिकल जेस्चर्स, ताकि ये नॉलेज सुरक्षित रहे। ये एंशिएंट स्टोरीज और कैरेक्टर्स वास्तव में सिर्फ एक इनर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के पर्सोनिफिकेशंस हैं, लिटरल लोग या इवेंट्स नहीं। उदाहरण के लिए नेविल बताते हैं, आई एम हैथ सेंट मी ऑन टू यू, और बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। ये कहते हैं कि लॉर्ड गॉड वह अवेयरनेस है जो आपके भीतर है। अगर आप इस ट्रुथ को स्वीकार करते हैं कि आपकी कॉन्शियसनेस ही गॉड है, तो आप अपने वर्ल्ड को एक बंजर से फर्टाइल लैंड में बदलना शुरू कर देंगे। समझे कि आप और आपका पिता, जो फादर है, जो उस बुक की लैंग्वेज है, वो एक है। आई एंड माई फादर आर वन। लेकिन फादर इज ग्रेटर देन आई, मीन्स फादर इज ग्रेटर देन द सन। इसका मतलब यह है कि आपका करंट कंडीशन जो सेल्फ है, जो आज आप हैं, और जो आपका अनकंडीशनड प्योर कॉन्शियसनेस, वो बड़ा है। लॉ ऑफ डिक्रीइंग यह है कि आप अपनी डिजायर्ड स्टेट अज्यूम करें और उससे एक्सप्रेस करना जारी रखें जब तक कि वो मैनिफेस्ट ना हो। यह कॉन्शियसनेस ही वास्तविक एक एक्चुअली लॉ ऑफ एक्सप्रेशन है, यही आपकी रियलिटी है। नेविल आपको इनवाइट करते हैं चैप्टर 2 के एंड में कि आप कॉन्शियसली वही बने जो आप बनना चाहते हैं। डाउट करने या एविडेंस का इंतजार करने की बजाय आप सिर्फ और सिर्फ बोले कि आई एम दिस, वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम, जो भी आप बनना चाहते हैं, कि आई एम दिस, एंड उस फीलिंग में परसिस्ट करें और मैनिफेस्टेशन बिना फेल किए आएगा। यह एक मिस्टिक का सच्चा दावा है, यह डिक्री है, पूरी तरह से विश ऑफ स्टेट फुलफिल्ड को एम्बॉडी करना, उस स्टेट को एम्बॉडी करना जो आप बनना चाहते हैं और वो आज आप फील कर रहे हैं कि मैं वही इंसान हूं, विश्वास के साथ, और वो आपकी वास्तविकता में बदल जाएगी। चैप्टर 3 द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ। इस चैप्टर 3 में नेविल कहते हैं, ये शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल मेक यू फ्री। इस चैप्टर का मूल संदेश यही है कि आपकी कॉन्शियसनेस ही सारी एक्सपीरियंसेस का सोर्स है और यही रिजरेक्शन और लाइफ है। आपकी कॉन्शियसनेस ही वही सब रिजरेक्ट और अलाइव करती है जिस चीज से आप अवेयर हैं। इस अवेयरनेस के बिना कोई लाइफ या मैनिफेस्टेशन ही नहीं होती। इसका मतलब यह है कि आपका जो आउटर वर्ल्ड है, जो बाहरी तहत या सरफेस जो आपको आज दुनिया में दिख रहा है, उसी स्टेट, वो जो चीज़ है जो आपको आज दिख रही है अपनी लाइफ में, जितनी भी सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस हैं, ये आपके स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का जो आप अंदर लेके बैठे हैं उसका रिफ्लेक्शन है, जिसमें आप रहते आए हैं। सच्ची फ्रीडम तभी आती है जब आप अपनी लिमिटेड सेल्फ इमेज से जो भी आप अपने बारे में कंसीव करते हैं, सोचते हैं, उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करना बंद कर दें और सिर्फ फोकस करें आई एम, वो अनकंडीशनड सेल्फ अवेयरनेस से, जो इन सभी अपीयरेंसेस के पीछे का एक सोर्स है। नेविल बताते हैं कि जीसस ने इस ट्रुथ को पहचाना और कहा, आई एंड माई फादर आर वन बट माई फादर इज ग्रेटर देन आई। इसका मतलब यही है कि आपका जो करंट कंडीशन सेल्फ है वो अनकंडीशनड कॉन्शियसनेस से छोटा है, वो प्योर कॉन्शियसनेस से छोटा है। अपने वर्ल्ड को बदलने के लिए आपको अपनी न्यू स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जानना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपको खुद को बदलना पड़ेगा।
तो इसमें एक सीक्रेट रिवील किया जाता है इस चैप्टर में। अपनी कॉन्शियसनेस को फुलफिल्ड स्टेट में ही उठाने का मतलब मिरेकल होता है। आप एक्सटर्नल सॉल्यूशंस की तलाश में मत रहो, बल्कि अफर्म करते रहो विद अ फीलिंग, एक भाव के साथ कि आप वही हैं जो आप बनना चाहते हैं। जैसे जीसस ने कहा, इफ आई बी लिफ्टेड अप इन द कॉन्शियसनेस आई शैल ड्रॉ ऑल मैन अनटू मी। सो इस अध्याय, इस चैप्टर का मुख्य लेसन यही है, ट्रांसफॉर्मेशन अंदर होता है। द ट्रांसफॉर्मेशन इज इंटरनल एंड इट इज एब्सोल्यूट। आपको पुरानी सेल्फ कंसेप्शन जो आप इमेज लेके बैठे हैं उसे छोड़ना होगा। चैप्टर 4, whom seek ye। ये एक इंग्लिश वर्ड है, whom seek ye। नेविल शुरू करते हैं कॉमन एक क्वेश्चन से जो लोग लगातार करते आए हैं। जो सबसे बड़ी गलती है वो एक एक्सटर्नल मास्टर्स को ढूंढते हैं, या किसी एल्डर को, या फिर किसी को इतना बड़ा मानते हैं कि ये तो जगत गुरु है, हम इसे फॉलो करेंगे, और उसकी तलाश में भटक जाते हैं। यह खोज ढूंढने वाले को अक्सर एक फॉल्स टीचर या डॉक्ट्रिन्स की तलाश की ओर ले जाता है, और वो जाने की बजाय और भटक जाते हैं। और नेविल ये वादा करते हैं कि अगर वो इस खोज में भी निकले तो अंत में डिसअपॉइंटमेंट होगी और डिसइल्यूजनमेंट होगी, वो भ्रमित हो जाएंगे। सच्चा स्पिरिचुअल ट्रुथ यही है, एकमात्र, देयर इज ओनली वन ट्रू मास्टर, और वो आपकी अवेयरनेस ऑफ बीइंग है, आपका इनर आई एम, जो आपकी डिवाइन प्रेजेंस के भीतर है, जो आपकी लाइफ का सोर्स और एक कंट्रोलर है। बाइबल में लिखा है, आई एम द लॉर्ड thy God which led thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage। आपकी अपनी अवेयरनेस ही आपकी लिबरेटर और मास्टर है, और इसके अलावा कोई शक्ति नहीं जो आपके बाहर हो। कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आपको रोक ही नहीं सकता, क्योंकि असली शक्ति, असली पावर ऑफ अवेयरनेस इज विद इन यू। बट नेविल चेतावनी भी देते हैं कि एक्सटर्नल फिगर्स की वर्शिप करना या बाहर से हेल्प ढूंढना अपने पावर को छोड़ने जैसा है। आप एक समय पे 2 कश्तियों में पांव नहीं रख सकते। यू कैन नॉट सर्व 2 मास्टर्स। कोई असेंडेड मास्टर्स, कोई जगत गुरु आपको ऊपर उठा ही नहीं सकता। आप केवल अपनी कॉन्शियसनेस के स्टेट्स को क्लेम करके ही ऊपर उठ सकते हैं, और यही असेंशन है, यही स्पिरिचुअलिटी है। वे बताते हैं कि बाइबल में जीसस ने भी गुड मास्टर्स का टाइटल रिफ्यूज किया था, कि नहीं, मैं गुड मास्टर नहीं हूं, क्योंकि सिर्फ एक ही मास्टर है, और वो है आई एम, मेरा, जो मैं हूं, मेरी सेल्फ अवेयरनेस। सेल्वेशन ऑफ ट्रू मास्टरी जो होती है, ट्रू मास्टरी ऑफ सेल्फ, वो इनवर्डली मिलती है, वो अंदर ही अंदर मिलती है। तभी बाइबल में लिखा गया है, किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू। नेविल सलाह देते हैं कि आप शैडोज, जो बाहर की दुनिया, उसको वर्शिप करना बंद कर दें और खुद को एक ग्रासहोपर की तरह देखना बंद कर दें, और इस आदत को तोड़ना होगा। आप अपने आप को पावरफुल मैं, आई एम के रूप में देखें। जब आप स्वयं को जायंट, एक बड़ा, एक अच्छी इमेज में मानेंगे, तभी तो दुनिया उसको रिफ्लेक्ट करेगी। मगर आजकल लोग क्या करते हैं, खुद को ही छोटा कर देते हैं, किसी और को बड़ा मानकर उसके आगे सर झुका देते हैं। ये नेविल का मानना है। और इस चैप्टर में यह भी बताया गया कि स्पिरिचुअल जर्नी एक अंदर की तरफ, अंदरूनी जर्नी है, कहीं बाहर जाके जर्नी नहीं होती। जब आप मास्टर या गॉड या क्रिएशन की या फिर एक पावर या सेल्वेशन के पीछे जाते हैं, तो आप अपनी कॉन्शियसनेस की तरफ आते हैं। केवल इस पावर को रिकॉग्नाइज और अज्यूम करके आप ही जीवन को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं। चैप्टर 5, हु एम आई। इस इंपॉर्टेंट चैप्टर में नेविल ध्यान केंद्रित हमारा उसकी तरफ करते हैं जो फंडामेंटल क्वेश्चन है, जो जीसस ने पूछा था बाइबल में। बट whom say ye that I am? ये एक स्पिरिचुअल इंक्वायरी क्वेश्चन है।
और ये उसी का कोर है, अपनी ट्रू आइडेंटिटी को खोजना जो भी एक्सटर्नल लेबल्स और लिमिटेशन से परे है। नेविल बताते हैं कि आपके भीतर का जो, आपके अंदर का जो आई एम है, वही लॉर्ड एंड गॉड है, वही मैनिफेस्टेशंस का क्रिएटर है, और उसके अलावा कोई नहीं। जब आप किसी बाहरी गॉड पर विश्वास करते हैं तो आप अननोइंगली खुद की क्रिएटिव पावर को बाहर दे देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। आपकी शक्ति उस अवेयरनेस में है जो स्वयं या फिर मैं जो आई एम में है। जीसस ने कहा, आई एंड माई फादर आर वन, बट फादर इज ग्रेटर देन आई। इसका मतलब यह है कि आपका जो प्रेजेंट सेल्फ है, जो करंट सेल्फ इमेज है, जो कंडीशन हो चुका है दुनिया से, वो छोटा है आपकी अनकंडीशनड अवेयरनेस से, जो प्योर अवेयरनेस है, एंड दैट इज द फादर। वे कहते हैं कि जीसस के प्रश्न का उत्तर अपने लिए कन्विक्शन के साथ दें, दैट आई एम क्राइस्ट, आई एम वेल्दी, आई एम फ्री, आई एम विच आई वॉन्ट टू बी। मैं वो हूं जो मैं बनना चाहता हूं। ये डिक्लेरेशन केवल शब्दों में नहीं, बल्कि गहरी एक लिविंग अजम्पशन में है जो आपकी रियलिटी को शेप करता है। आउटर वर्ल्ड उस चीज के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता जिसका आप सच में अपने आप को अवेयर रखते हैं। जो आप जिस चीज से अवेयर हैं वही आपको दुनिया में दिखता है, ना कि उसके अंदर का, ना कि उसके बाहर का, बिल्कुल वही। नेविल ये भी सिखाते हैं कि जो पॉपुलर एक डायलॉग या नोशन है कि सीइंग इज बिलीविंग, जब देखूंगा तब भरोसा करूंगा। आपको इसको बदल के इसमें बदलना होगा कि बिलीविंग इज सीइंग, भरोसा करके ही दिखता है। जो आप फर्मली और बिना डाउट किए किसी चीज को बिलीव करते हैं वो इनएविटेबली आपके एक्सपीरियंस में आता है। तो पहले एविडेंस को ढूंढना बंद करें। और अंत में ये जो चैप्टर है वो यही याद दिलाता है कि जजमेंट या लिमिटेशन या कंडेमनेशन या फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, ये सिर्फ आपकी ही अवेयरनेस से आते हैं। मगर ट्रू फ्रीडम तब यही है जब आप इनके परे जाकर अपनी असली अवेयरनेस ऑफ बीइंग की तरफ आए। दैट इज आई एम। चैप्टर 6, आई एम ही। नेविल इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं सिर्फ एक फंडामेंटल ट्रुथ से, और ये कहते हैं कि सभी चीजें, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो या इनडिफरेंट हो, दे आर क्रिएटेड बाय गॉड, एंड गॉड इज द अवेयरनेस विच इज विद इन यू। दैट इज इटर्नल अवेयरनेस। हर मैनिफेस्टेशन, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो या चैलेंजिंग हो, every situation in your life is born by that awareness only, that is I am। और वही आपकी awareness of being है, वही आपकी consciousness है। ये चैप्टर एक काफी पैराडॉक्स को एक एड्रेस करता है, गॉड की परफेक्शन और ईविल का इम्परफेक्शन। इसके साथ हम समझौता कैसे करें। नेविल बताते हैं कि प्योर कॉन्शियसनेस के लिए ये सभी चीजें प्योर है। हमारे गुड और ईवल के जजमेंट सिर्फ हमारी ह्यूमन परसेप्शन तक लिमिटेड हैं, हमारे दिमाग तक लिमिटेड हैं, लेकिन जो अंतर में, जो आपके अंतर्गत एक इटर्नल रियलिटी है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, वो सब उसी का ही एक्सप्रेशन है। नेविल बताते कि इंसान लगातार उसी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को एक्सप्रेस करता आ रहा है जिसमें वो रहता है। यदि आप लैक या सिकनेस या बीमारी या फेलियर की तरफ ज़्यादा अवेयर हैं तो आप उसी स्टेट से जी रहे हैं और आपको लाइफ वही दिखा रही है। इसके विपरीत जब आप पूरी तरह से फ्रीडम, हेल्थ, एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जीते हैं जिसमें आप अबंडेंट हैं या लकी हैं, तो आपकी लाइफ उसी क्षण से आपको वो चीज़ें दिखाना शुरू करती है। और नेविल एम्फेसाइज करते हैं कि अगर आप 2 मास्टर्स को सर्व कर रहे हैं, दैट इज आपका जो पुराना लिमिटिंग सेल्फ है, और दूसरा जहां आप जाना चाहते हैं, आपका डिजायर्ड स्टेट, मगर आप ये नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सर्व 2 मास्टर्स, यू कैन ओनली सर्व 1। तो आपको आज कुछ मैनिफेस्ट करना है, आपको अपनी पूरी लाइफ चेंज करनी, तो आपको अपने पुराना मास्टर्स को छोड़ना होगा, आपकी पुरानी सेल्फ, पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ना होगा, और आपको अपनी नई डिजायर रियलिटी के पास जाना होगा, क्योंकि यू कैन नॉट सर्व 2 मास्टर्स बट ओनली 1।
और इस ट्रांजिशन में मदद करने के लिए नेविल एक फ्लोटिंग प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस करते हैं। फ्लोटिंग प्रैक्टिस एक मेडिटेटिव स्टेट जहां आप फिजिकल डिस्ट्रैक्शन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल दूर चले जाते हैं और अपने प्योर अवेयरनेस ऑफ बीइंग दैट इज आई एम में पूर्ण रूप से घुस जाते हैं और रेस्ट करते हैं। ये वह स्पेस है जहां पे आपकी रियल ट्रांसफॉर्मेशन और मैनिफेस्टेशन शुरू होती है। जीसस का डिक्लेरेशन था, आई एंड माई फादर आर वन, और इसी चीज से समझाया गया लॉ ऑफ बीइंग, द अवेयरनेस के रूप में या कॉन्शियसनेस के रूप में, आई एम के रूप में जीना कि मैं हूं, आई एम द प्योर अवेयरनेस। इसका मतलब है कि आप एक मास्टर मैजिशियन के बराबर हैं, कि आप अपना स्टेट कंटिन्यूसली चेंज कर सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग द आई एम, द कंसेप्ट ऑफ योर सेल्फ। नेविल कहते हैं कि आप अपनी कॉन्शियसनेस पे पूरी अथॉरिटी लें और इस सच के माध्यम से खुद को पवित्र करें और अपने फुलफिल स्टेट को या उसकी जो भी आइडेंटिटी है उसको क्लेम करें। चैप्टर 7 दाई विल बी डन। इस चैप्टर में नेविल शुरुआत करते हैं कि ये काफी प्रसिद्ध फ्रेज से, काफी फेमस फ्रेज है, नॉट माई विल बट दाइन विल बी डन। और इसका काफी मिस्टिकल प्रोफाउंड अर्थ है, एक मीनिंग है। और नेविल समझाते हैं कि डिफीट में रेजिग्नेशन नहीं है, बल्कि डिवाइन एक्सेप्टेंस है कि क्रिएटिव पावर जो मेरे अंदर है वो मेरी हर डिजायर को पूरी करने की क्षमता रखता है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में एफर्ट करके चीजें बनाने की कोशिश बंद करनी चाहिए और रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि फुलफिलमेंट से पहले एक चीज होती है जिसे कहते हैं आई एम। लोग अक्सर अनकॉन्शियसली कहते हैं कि आई एम नॉट बट आई विल बी इन फ्यूचर। मैं आज नहीं हूं बट मैं कल बन जाऊंगा। यानी भविष्य में जरूरी जो आपकी कैपेसिटीज है आप वहां जी रहे हैं। नेविल बताते कि यही गलती है, क्योंकि केवल प्रेजेंट कॉन्शियसनेस जो जिस चीज से आप अवेयर हैं अपनी प्रेजेंट मोमेंट में वही मैनिफेस्ट करती है। मगर दुनिया फ्यूचर में जी रही है या कोई पास्ट में जी रहा है, कोई प्रेजेंट में जी ही नहीं रहा, क्योंकि जो आपकी अवेयरनेस है आज की प्रेजेंट मोमेंट में वही फ्यूचर में मैनिफेस्ट करती है। और नेविल कहते हैं गॉड की जो मर्जी है, गॉड्स विल इज इटर्नल प्रेजेंट। जो है वही है, जो होगा नहीं। जो है वही है, जो होगा वो नहीं। इस फ्रेज में यह समझना चाहिए दाई विल इज डन, क्योंकि स्पिरिचुअल रैल्म में काम करने से पहले ही चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। सो माई विल नॉट बी डन बट दाइन विल बी डन, आवर एक्सपेक्टेशंस विल बी डन। यह चैप्टर इसी चीज पे एम्फेसिस करता है कि प्रेजेंट लिमिटेशंस के खिलाफ स्ट्रगल करना काफी एक जाया काम है। इसमें नहीं उलझना चाहिए। इससे उनका केवल जो प्रॉब्लम्स होंगी वही मजबूत होंगी। इसके बजाय अपनी फ्रीडम को वापस लें और उस कन्विक्शन और फेथ के साथ अपने स्टेट को अज्यूम करें। वो जो आपकी तकलीफें या सर्कमस्टांसेस हैं उसको फीड करना बंद करें। नेविल बताते हैं कि जिस कॉन्शियसनेस में आप पहले रहते हैं वही दरवाजा है जिसके जरिए आप अपनी डिजायर मैनिफेस्टेशन में प्रवेश करते हैं। आप भविष्य में कुछ भी क्लेम करके कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते कि मैं फ्यूचर में कुछ बनूंगा या कल बनूंगा। आप उसे अभी क्लेम करें और अभी जीना होगा। वे सिखाते हैं कि प्रेजेंट प्रॉब्लम्स के जो भी आपकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस हैं उसके प्रति अपनी सेंसेस बंद कर लें और सिर्फ फोकस करें अपने फुलफिल्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पे। जीसस का उदाहरण भी दिया गया इस चैप्टर में। उन्होंने कहा कि सेंसेस के एविडेंस को डिनाई करना चाहिए और एक डिजायर्ड रियलिटी की तरफ फेथफुली बढ़ना चाहिए। चैप्टर 8 नो अदर गॉड। नेविल इस चैप्टर की शुरुआत करते कि बताते हैं कि काफी पावरफुल एक शक्तिशाली एक बिब्लिकल एक कमांड है, Thou shalt have no other gods before me। वो बताते कि यही किसी एक पर्टिकुलर डीटी या वर्शिप के लिए नहीं है,
बल्कि आपकी इनर कॉन्शियसनेस के बारे में प्रोफाउंड एक स्पिरिचुअल लॉ है। नेवल समझाते हैं कि जब तक आप अपने बाहर किसी शक्ति के ऊपर भरोसा रखते हैं, जब तक आप अपनी असली जो आपकी ट्रू बीइंग है या आपकी जो क्रिएटिव पावर उस पर फोकस नहीं करते, तो आप खो देंगे, क्योंकि आपका भरोसा बाहर है। जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, चाहे वो मनी हो, मेडिसिन हो, डाइट हो, या कोई भी इंसान हो, जब तक आपका उन पे भरोसा होगा, आप अपनी रियल सेल्फ से वंचित होंगे। आपकी अपनी कॉन्शियसनेस, आपका अपना आई एम ही एक सिंगल एब्सोल्यूट पावर है। सभी अन्य जो इसके अलावा पावर है वो इल्यूजन है, वो माया है। आपके अपने जो बिलीफ हैं उसी से आपकी लाइफ बनी है। नेविल हमें अपने रीडर्स को एक सलाह देते हैं इस चैप्टर में कि वो एक्सटर्नल अथॉरिटी, जैसे वो पहले भी बताए थे, एक्सटर्नल अथॉरिटीज या किसी के पीछे ना भागें। एवरीथिंग इज विद इन अस। वो स्टेट ऑफ अवेयरनेस, जब तक आपका ध्यान अपनी दुविधाओं, परेशानियों में रहेगा तो वो उतनी ही बढ़ेंगी। उस ध्यान को हटाकर अपनी आई एम पे लगाओ। जो आज आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में आप जो जीना चाहते हो उसमें जियो। बिकम द पर्सन यू विश टू बी एंड फिल योर अवेयरनेस विद इट। चैप्टर 9, द फाउंडेशन स्टोन। नेवल इस चैप्टर में बताते हैं कि मैनिफेस्टेशन का पूरा प्रोसेस जो भी है वो सिर्फ एक फाउंडेशन पे टिका है, और वो है कॉन्शियसनेस। सिर्फ कॉन्शियसनेस पे। वो स्क्रिप्चर के कोड बताते हैं कि लेट एवरी मैन टेक हीड नाउ ही बिल्डथ देयर ऑन, फॉर अदर फाउंडेशन कैन नो मैन ले, दैट इज लेड विच इज जीसस क्राइस्ट। ये कॉरिंथियंस का, फर्स्ट कॉरिंथियन का एक कमांड है। यहाँ जीसस क्राइस्ट सिंबॉलिज्म या सिंबलाइज करता है कि लिविंग अवेयरनेस के बारे में, एक इटर्नल आई एम जो सभी चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है। नेविल एम्फसाइज करते हैं कि आप कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो आपका डिजीज़ हो, फिर किसी बीमारी हो, आपके किसी के साथ झगड़ा हो, लड़ाई हो, या आप अपने आप को प्रॉस्पेरिटी, वो पूरी तरह से आपके कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग से उत्पन्न होती है, और उसके अलावा कहीं से नहीं। जब इंसान अक्सर अपनी कंडीशंस का एक्सटर्नल जो कारण होता है कि नहीं, इस इंसान ने मेरा बुरा किया, इसकी वजह से मेरे पैसे डूबे, या इसकी वजह से मैं बीमार हुआ, जब वो एक्सटर्नल चीजों में उनका एविडेंस ढूंढने लग जाता है, तो यह जो भी उसका प्रयास है ढूंढने का, वो सिर्फ एक माया में संबित हो जाता है। सच में आपकी दुनिया आपकी डोमिनेंट सेल्फ कंसेप्शन और बिलीव्स का मिरर है। नेविल बताते हैं कि एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ स्ट्रगल करना बंद कर दो, बिल्कुल जैसे कि यह उनकी फॉर्च्यून और मिसफॉर्च्यून का कारण है। नहीं, जैसे मिरर तोड़ने से रिफ्लेक्शन नहीं बदल जाता, वैसे ही अपने एक्सटर्नल प्रॉब्लम से लड़ने जाने के लिए अगर आप अपना इनर कॉन्शियसनेस नहीं बदलोगे तो फ्यूटाइल है। रिफ्लेक्शन तभी चेंज होगी जब आप जो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है उसको चेंज करो, and that is your inner awareness of being. You must change your inner awareness of being. The reflection, that is the world, will automatically change. और नेविल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ वुड आई फील इफ आई वर फ्री। यह क्वेश्चन फ्रीडम की तरफ ले जाता है। कैसा मुझे फील होगा अगर आज मैं फ्री हूं, या फिर आज मैं वो पर्सन हूं जो मैं बनना चाहता हूं, वो मैं ऑलरेडी हूं। और नेविल बताते हैं जब आप इस फीलिंग को खोज लें तो उसमें रहना शुरू करें। बट नेविल वॉर्न भी करते हैं कि अपनी पुरानी प्रॉब्लम्स और लिमिटेशन की तरफ देखना बंद कर दें। वो एक कहानी शेयर करते हैं जिसमें एक बीवी होती है जो पीछे देखने की वजह से नमक के पुतले में बदल जाती है। तो नेविल यही बोलता है, जब आप मैनिफेस्ट करते हैं तो आप अपनी डिजायर्ड रियलिटी की तरफ देखें, और जैसे ही आपने पीछे मुड़ के देखा उस बीवी की तरह आप भी नमक के पुतले में बदल जाएंगे। आप अपने पुरानी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में वापस फंस जाएंगे। यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स बट ओनली वन। एक फाउंडेशन स्टोन है आपका न्यू अज्यूम्ड फीलिंग या कॉन्शियसनेस, जहां फ्यूचर क्रिएशन आपका रेस्ट करता है लाइफ का। एक स्पिरिचुअल बेडरॉक है
जिस पर आपका पूरा जीवन बिल्ड होता है, बट लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं। वो इन्हीं का कारण बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं कि इसने मेरा वो किया, उसने मेरा वो किया। वो ये नहीं जानते कि हर चीज का सोर्स उनके अंदर है और वो माया में फंसे हुए हैं। चैप्टर 10, टू हिम दैट हैथ। एक एंशियंट फ्रेज है इन इंग्लिश, टू हिम दैट हैथ। नेविल इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं एक काफी अलग से बिब्लिकल वर्स के बारे में। टू हीड देयरफॉर हाउ ये हियर, फॉर whosoever hath, to him shall be given, to whosoever hath not, from him shall be taken, even that which he seemeth to have. It is in the book of Luke. ये स्टेटमेंट लोगों को काफ़ी अक्सर हाश लगता है, बट एक यूनिवर्सल लॉ है। नेविल बताते हैं कि उससे जाने से पहले मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूँ। इसके हिसाब से जो डायलॉग था, जो एक फ्रेज था, ल्यूक चैप्टर 8 18th वर्स, उसके हिसाब से है कि जिसके पास कुछ नहीं उसको दिया जाएगा, सिमिलर, और जिसके पास कुछ नहीं उससे लिया जाएगा। बट एक यूनिवर्सल लॉ है, what you are aware of being will be given to you. If you are not aware of being, you will not be given. A person who is aware of poverty but is manifesting the richness, all in all he will get more poverty than the richness, because what he is aware of being, that is the poverty. सो जिस चीज़ से आप अपनी लाइफ में अवेयर होते हैं, हालांकि सब जानते हैं सबको क्या चाहिए, बट आप अवेयर किस चीज़ से हैं, आपको वो मिलता है। नेविल बताते हैं कि बाइबल एक साइकोलॉजिकल बुक है जो इस इंसान को एक तरह से वार्न करता है कि वो सेलेक्टिव हो, वो एक्सेप्ट वही करे वो जो अपने बारे में जानना चाहता है, जो सच मानता है। वो काफ़ी केयरफुल रहे, उन्हीं चीज़ों को सच माने जो वो एक्सपीरियंस करना चाहता है। और बाइबल ये भी एम्फेसिस करता है कि इंसान को खुद को डिसिप्लिन करना चाहिए, कि वो सिर्फ वही सुने जो उसकी डिज़ायर के साथ हो, या कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो या कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस हो, उसके बाद भी जो वो सुनना चाहे वो सुने, जो वो देखना चाहे वो देखे, जो उसके डिज़ायर्स के साथ अलाइन करते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि यही जो लॉ काफ़ी मर्सीलेस दिखता है जो बुक ऑफ ल्यूक में था, बट ये काफ़ी इम्पर्सनल है। जिस स्टेट ऑफ बीइंग से आप कॉन्शियस हो लाइफ में, वही आपको दिखता है। टू हिम हैथ इट शैल बी गिवन। जो अबंडेंस से कॉन्शियस हैं वो वही अट्रैक्ट करेंगे, और जो लैक में जी रहे हैं, जो लैक से अवेयर हैं, उनको वो लाइफ में वही मिलेगा, भले वो कितने पैसे के पीछे भागे। और ये बात काफ़ी गहरी है, और इसीलिए नेविल बोलते हैं कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। इसके पीछे किसी इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल नहीं, इसके पीछे एक सिंपल सा लॉ है, व्हाट यू आर अवेयर ऑफ बीइंग इज व्हाट यू आर लिविंग इन। चैप्टर 11 क्रिसमस। नेविल इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं क्रिश्चियनिटी की बहुत ही सिंबॉलिकल और एक काफ़ी मिस्टीरियस इवेंट के साथ, जीसस का वर्जिन बर्थ, जो दिसंबर 25 को 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। मॉडर्न रीडर्स के लिए बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है वर्जिन बर्थ, और लग सकता है, लेकिन नेविल इंसिस्ट करते हैं कि बाइबल एक साइकोलॉजिकल किताब है। वो हमेशा से बोलते हैं इसके पीछे का सिंबॉलिज्म समझने की कोशिश करो। वर्जिन बर्थ कोई फिजिकल इवेंट नहीं है, बल्कि एक चीज़ दिखाता है, दर्शाता है कि मैनिफेस्टेशन कैसे कॉन्शियसनेस में जन्म लेती है। अनकंडीशनड अवेयरनेस जो वर्जिन सिंबॉलिज्म से दिखाया गया है, बिना पुराने अनकंडीशनड थॉट्स जिसे कहते हैं मैन, कि इंटरफेरेंस के बिना भी एक डिजायर्ड स्टेट को कंसीव कर देता है। यह घटना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस के साथ अलाइन करती है, जैसे नेविल काफ़ी डिटेल में जाके बताते हैं। जैसे 25
दिसंबर को सूरज का रीबर्थ, मतलब कि नॉर्थवर्ड जर्नी शुरू हो जाती है, जो विंटर के बाद लाइफ की आने को दिखाता है कि जब वापस पेड़ वापस उगने लग जाते हैं। वर्जिन मैरी सिंबलाइज करती है अनकंडीशनड कॉन्शियसनेस से। देयर इज अ प्योर एंड वर्जिन, प्योर एंड अनटच्ड, जो डिजायर्ड स्टेट को बिना किसी एक्सटर्नल सोर्सेस के लिए जन्म देती है। नेविल बताते हैं कि जन्म के समय उपस्थिति एनिमल, जो जोडियक सिंबोलिज्म में काफी कॉमन थे, जो कॉस्मिक फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। शेफर्ड जो विजिट करता है, वे उस अवेकेंड अवेयरनेस को दर्शाती है जो नए कॉन्शियसनेस में जन्म लेने को रिकॉग्नाइज करता है। साइकोलॉजिकली क्रिसमस वह मोमेंट है जब आप डिस्कवर करते हैं कि आपकी अपनी जो अवेयरनेस या अपनी कॉन्शियसनेस है वही लाइट ऑफ द वर्ल्ड है। यह अवेकनिंग है कि आपका जो आई एम है वही सेवियर है, एंड दैट इज द क्राइस्ट, एंड दैट इज द क्रिएशन एंड द सोर्स इटसेल्फ। आपके सभी हिडन डिजायर्स, एम्बिशंस, जो पहले विंटर्स की कोल्ड में, विंटर्स की जो ठंड में डॉर्मेंट पड़े थे, वो वापस जन्म लेना शुरू करते हैं। चैप्टर 12, क्रूसिफिक्शन एंड रिजरेक्शन। नेविल इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं क्रूसिफिक्शन एंड रिजरेक्शन के मिस्टिकल यूनियन से। अक्सर इन्हें एक अलग अलग इवेंट, मतलब गुड फ्राइडे और ईस्टर के रूप में देखा जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन ये सच में एक स्पिरिचुअल प्रोसेस के पहलू हैं। वो पहले क्लैरिफाई करते हैं नेविल कि अवेयरनेस हिस्टोरिकल डेट्स, जो भी एनिवर्सरी होती हैं, वो हिस्टोरिकल डेट से नहीं बल्कि नेचर के कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइंड हैं। वो यह फिजिकल इवेंट्स नहीं हैं बल्कि यूनिवर्सल स्पिरिचुअल ट्रूथ्स हैं जो कुछ सिंबलाइज करती हैं। क्रूसिफिक्शन सिंबलाइज करता है कि आपका जो ओल्ड सेल्फ कंसेप्ट की जो डेथ का मेटाफर है वो क्रूसिफिक्शन है। अपने जो करंट लिमिटेशंस हैं और जो करंट कंडीशंस हैं उनसे डिटैच होना, यह डेथ ज़रूरी है ताकि नई लाइफ अराइज कर पाए। और जो रेजरेक्शन होता है एक नई स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का जन्म है, एक नई सेल्फ अवेयरनेस का, जो आपके क्लेम्ड क्वालिटीज़, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, उसको पूरी तरह एम्बॉडी करती है। यह न्यूली एक्सेप्टेड जो आइडेंटिटी है आपकी, जो भी न्यूली एक्सेप्टेड आइडेंटिटी है, उसका वेलकमिंग है। नेविल डिस्क्राइब करते हैं कि क्रूसिफिक्शन में आपकी अवेयरनेस को फर्मली नेल किया जाता है। आपके नए स्टेट की बिलीफ में आपका जो आई एम है, जो आपका अवेयरनेस ऑफ बीइंग है, उसी नई आइडेंटिटी के साथ फ्यूज हो जाती है। यह फिक्सेशन एक डी फीलिंग से पावर्ड होती है, मिस्टिकल यूनियन क्रिएट करती है, जो ये चाइल्ड या नई एक्सप्रेशन को एक जन्म देता है। क्रूसिफिक्शन और रेजरेक्शन के बीच का एक समय जिसे कहते हैं सैबथ, ये पीरियड ऑफ रेस्ट है। एक ऐसा इंटरवल है जहां आप अपनी फेथ को अनशेकेबल रखते हैं कि भाई मैं फुल फेथफुल हूं, भले ही विजिबल मैनिफेस्टेशन अभी तक नहीं दिखी हो, मुझे मेरे मैनिफेस्टेशन नहीं है, बट आई एम फेथफुल टू इट। यह एंटोनमेंट है। एंटोनमेंट एक पीरियड है जो एक मेंटल स्टिलनेस को दिखाता है और एक ट्रस्ट का पीरियड है। चैप्टर के अंत में यही याद दिलाया जाता है नेविल के द्वारा कि ट्रू रेजरेक्शन या मैनिफेस्टेशन तब होती है जब आप एक नए कॉन्शियसनेस में अड़े रहते हैं ताकि वह रूट ले सके और वो आपकी वर्ल्ड में अपीयर हो पाए। एंड यू मस्ट से, और आपको कहना पड़ेगा, दैट इट इज फिनिश्ड एंड आई हैव फेथ इन इट। चैप्टर 13, द आई इम्प्रेशंस, द आई एम प्रेशंस। नेविल इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि आई इम्प्रेशंस के कंसेप्ट के साथ, जो हमारा आई एम होता है, जो अवेयरनेस ऑफ बीइंग होता है, ये एक इम्प्रेशन है जो आप अपनी कॉन्शियसनेस पर, जो भी आपका कॉन्शियसनेस है उस पर आई एम फ्रेज के साथ इम्प्रेस करते हैं। ये एक फंडामेंटल ब्लॉक है जिसमें से आपका सभी एक्सपीरियंस अराइज होता है लाइफ का। नेविल के अनुसार, उनके अकॉर्डिंग, आपके जीवन का हर एक्सप्रेशन इसी का परिणाम है कि आप किसी चीज से अपने आप के आई एम को इम्प्रेस कर लेते हैं, किसी आइडिया से या फीलिंग से कि आई एम रिच, आई एम अभी कि मैं अमीर हूं। सो मैं जो अपने अवेयरनेस ऑफ बीइंग हूं, जो मेरा है आई एम, जो मैं हूं, उसको इम्प्रेस कर रहा हूं एक फीलिंग के साथ, एक स्टेट के साथ, दैट इज आई एम रिच। रिचनेस इज अ स्टेट। आई एम पुअर, पुअर इज ऑल्सो अ स्टेट।
I am a successful businessman. Being a successful businessman is also a state. तो मैं I am को उसके साथ impress करता हूँ. नेविल बताते हैं कि डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए एक सिंपल सी की है. उन्हें इनवर्डली अपने अंदर ही अंदर हमें फर्मली इंप्रेस करना है. बाहर की साइंस की तलाश में जाने की बजाय बाहर की साइंस को छोड़ दो. आपका सबकॉन्शियस माइंड फेथफुली एम्बॉडी करता है जो आप उसे अपने करंट स्टेट ऑफ बीइंग में इंप्रेस करते हैं. अगर आप 24 घंटे उसको इसी चीज के साथ इंप्रेस कर रहे हैं कि मैं कमजोर हूं, तो आपको आपकी लाइफ वही चीज दिखाएगी. अगर आप भले ही आज कमजोर है, मगर आप फेथफुल फीलिंग के साथ बोलते कि मैं ताकतवर हूं, आप अवेयरनेस ऑफ बीइंग दैट इज मेरा आई एम, उसको इंप्रेस करो एक स्टेट के साथ दैट आई एम स्ट्रांग इज अ स्टेट ऑफ बीइंग. तो वो आपकी एक नई रियलिटी को, वास्तविकता को जन्म देता है जहां पे आप स्ट्रांग रहते हैं, ताकतवर होते हैं, पैसे से, रिलेशनशिप से, किसी चीज से भी. नेविल एक चीज से ऑन वॉर्न करते हैं हमें, हाफ बिलीव और वेवरिंग फेथ, और वो हमें इस खतरे से दूर रखना चाहते हैं. सक्सेस पाने के लिए आपको अनवेवरिंग सर्टेनिटी के साथ इंप्रेस करना होगा कि आई एम, और जो मैं बनना चाहता हूं, एक अनवेवरिंग फेथ होना चाहिए उसमें जो कोई नहीं ला सके. वे इसी सीड के साथ एक मेटाफर को बताते हैं. डिजायर या आपका जो इंप्रेशन है, आई इंप्रेशन, जो मेरा आई एम है, आपके सबकॉन्शियस की फर्टाइल मिट्टी में प्लांट होते हैं. आपकी सबकॉन्शियस जो माइंड है उसकी मिट्टी वो एक मिट्टी की तरह है जो बीज सेलेक्ट नहीं करती, जो चुनती नहीं है, वो बस उगाती, वो जन्म देती है. अब आप उसमें कौन सा बीज डालेंगे, कौन से डिजायर के बीज डालेंगे, वो आपके ऊपर है, वो मिट्टी के ऊपर नहीं. मिट्टी का एक काम है, सबकॉन्शियस माइंड का एक काम है, जन्म देना. बट नेविल एक चीज से हमें रीअश्योर करते हैं, वादा करते हैं और कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन का एग्जैक्ट मेथड कॉन्शियस माइंड को पता होना जरूरी नहीं. कि मेरा मैनिफेस्टेशन कैसे आएगा ये पता होना जरूरी नहीं, क्योंकि कोई नहीं बता पाएगा. बिकॉज आई एंड माई फादर आर वन, बट माई फादर इज ग्रेटर देन आई. उनके पास जो तरीके हैं, जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड के पास तरीके हैं, वो मेरे कॉन्शियस माइंड के परे है. चैप्टर 14 सर्कमसिजन. नेविल इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं सर्कमसिजन के साथ, जो काफी स्पिरिचुअल मीनिंग के साथ करते हैं और हमें क्लैरिफाई करते हैं कि फिजिकल रिचुअल से काफी अलग है. ट्रू सर्कमसिजन एक स्पिरिचुअल ऑपरेशन है, ना कि फिजिकल. और ये वो ऑपरेशन है जो उस वेल को हटाता है, उस पर्दे को हटाता है जो क्रिएशन का हेड होता है. जो कंडीशन अवेयरनेस होती है उसके ऊपर से व्हील, पर्दा हटा के स्पिरिचुअल ऑपरेशन के थ्रू उसको अनकंडीशनड अवेयरनेस बनाता है. यह स्पिरिचुअल सर्कमसिजन किसी फिजिकल एक्ट पर डिपेंड नहीं करता. बहुत लोग फिजिकली सर्कमसिजन जो होता है उस पर बिलीव करते हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअली ब्लाइंड है और अनक्लीन रहते हैं. ट्रू सर्कमसिजन अकॉर्डिंग टू नेविल वही है जिन्होंने डार्कनेस के वेल को हटाया हो, जिन्होंने खुद के क्राइस्ट या वर्ल्ड या खुद की जो कंडीशनड अवेयरनेस थी उसका सर्कमसिजन स्पिरिचुअली करके उसको अनकंडीशनड बना दिया है. और अनकंडीशनड अवेयरनेस इज योर आई एम, जिसपे कोई रोक टोक नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं. और फिर उस अनकंडीशनड जो आपकी अवेयरनेस है दैट इज आई एम, उसको फिर इंप्रेशन करो. किससे? आपके डिजायर्ड स्टेट से. आई एम व्हाट? आई एम वट एवर आई वॉन्ट टू बी. मैं वो हूं जो मैं बनना चाहता हूं. आई एम अ सिंगर, आई एम अ हेल्दी पेरेंट, I have 2 beautiful kids and a wonderful wife. I am successfully and happily married person. नेविल इसे जीसस की कहानी से इलस्ट्रेट करते हैं. जीसस अपने डिसाइपल्स के साथ पांव धो रहे होते हैं, पांव साफ कर रहे होते हैं. जीसस आपका अवेयरनेस रिप्रेजेंट करता है, जो आपने अपने बाहरी कपड़ों, जो बाहरी फॉल्स आइडेंटिटीज को हटाकर फॉलोअर्स के साथ
पाँव धो रहे होते हैं। ये सिंबलाइज करता है कि जो भी फॉल्स बिलीव्स हटाने होंगे आपकी लाइफ में, जो भी हैं उनको साफ करना होगा। यह चैप्टर आपको इनवाइट करता है कि आप स्पिरिचुअल सर्कमसिजन से जाएं, अपनी फॉल्स आइडेंटिटी से हटें, अपनी कंडीशनड अवेयरनेस को, जो आइडेंटिटीज से भरा हुआ है, जो फॉल्स आइडेंटिटीज हैं, उसको साफ करें, उससे हटें और एक अनकंडीशनड अवेयरनेस की तरफ जाएं। चैप्टर 15 इंटरवल ऑफ टाइम। नेविल इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं इंटरवल ऑफ टाइम की इंपॉर्टेंस से। वो ये समय है जब आपके मेंटल अजम्पशन, जो आपकी डिजायर्ड फुलफिल स्टेट है, और उसके जो फिजिकली मैनिफेस्ट हो जाता है, उसके बीच का टाइम है। दैट इज इंटरवल ऑफ टाइम। कि आज मैंने अगर मेंटल अजम्पशन बनाया कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं और 3 साल बाद मैं डॉक्टर बन गया, तो उसके बीच का जो 3 साल का पीरियड था, दैट इज इंटरवल ऑफ टाइम। नेविल एम्फेसिस करते हैं इसी बात पे कि मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट नहीं होती। इस वेटिंग टाइम को फेथ के साथ फिल करना चाहिए, फेथ के साथ, बिना किसी डाउट या वेवरिंग के साथ। यह इंटरवल व्यक्ति के पास्ट कंडीशन या फेथ लेवल या डिजायर्ड चेंज की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि मुझे कितना भरोसा है कि मैं वही पर्सन हूं जो मैं बनना चाहता हूं। अगर मुझे भरोसा नहीं, मैं बार बार वेवर करता हूं, बार बार डाउट करता हूं, तो इट विल टेक टाइम। बट इफ आई एम स्टेडफास्ट, अगर मुझे पूरा भरोसा है और मुझे कोई अनवेवर नहीं कर पाता, तो ये टाइम कम हो जाता है। बट ये टाइम कितना कम और कब और कैसे कोई नहीं जानता। ये एक इमेजिनेटिव ट्रैवल है जो आपके प्रेजेंट कॉन्शियसनेस में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको फिल करता है, जिसे नेचर टॉलरेट बिल्कुल नहीं करती। नेचर को वैक्यूम या गैप पसंद नहीं। तो जब आप अपनी करंट आइडेंटिटी को छोड़ते हैं और एक नई आइडेंटिटी को अज्यूम करते हैं, तो उसके बीच में जो गैप होता है, जो वैक्यूम क्रिएट होता है, उसे नेचर, जो जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, वो भागा चला आता है उसको फिलफिल करने, ताकि वो गैप पूरा हो जाए और आप जो बनना चाहते हैं वो आप बन जाएं। बट नेविल एडवाइस भी देते हैं कि जल्दबाजी से इस इंटरवल को रश या छोटा करने की कोशिश ना करें। इसे पेशेंस के साथ, इसे फेथफुलनेस के साथ प्रैक्टिस करें। नेविल बताते कि वेटिंग टाइम में जो आपका आउटर अपीयरेंस है, वो कैसा भी हो, कोई भी सर्कमस्टांस हो, वो आपकी सक्सेस को नहीं रोक सकता, प्रोवाइडेड आपका फेथ अनवेवरिंग हो। चैप्टर 16 द ट्रायून ऑफ गॉड। नेविल इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं बिब्लिकल स्टेटमेंट से। लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज आफ्टर आवर लाइकनेस। ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन से इसे ट्रिनिटी कहा जाता है, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। वो इससे जोड़ा जाता है। बट नेविल इसे कॉन्शियसनेस के सिंबॉलिकल एस्पेक्ट के रूप में बताते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं नेविल कि गॉड अनकंडीशनड अवेयरनेस है, जिसे हम आई एम कहते हैं, जिसमें 3 कंडीशनड एस्पेक्ट होते हैं जो पर्टिकुलर क्रिएटिव फंक्शन से जुड़े हैं। जो हमारा रिसेप्टिव माइंड होता है वो पहला है, जो इंप्रेशन रिसीव करता है एक मां की तरह। दूसरा एक्टिव या प्रेसिंग एस्पेक्ट, जो एक रिसेप्टिव माइंड पर इंप्रेशन डालता है फादर के रूप में। एंड थर्ड इज एक्सप्रेस्ड फॉर्म, जब रिसेप्टिव माइंड जो किसी चीज को मना ही नहीं करता, उस पर कुछ भी इंप्रेशन डालो वो उसको जन्म देता है। और दूसरा जो हमारा प्रेसिंग एस्पेक्ट, जो हमारा एक्टिव और लॉजिकल माइंड है, जो सेलेक्ट करता है सीड को कि मुझे क्या इंप्रेस करना है। और तीसरा एक्सप्रेस्ड फॉर्म, दैट इज द चाइल्ड, जो आपका विजिबल मैनिफेस्टेशन है। एक सन, एक लड़का, एक बच्चा जो फादर और मदर का विटनेस है कि इन दोनों का इंप्रेशन हुआ है। इन 3 एस्पेक्ट्स को समझने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी कॉन्शियसनेस कैसे मैनिफेस्टेशन जनरेट करती है। क्रिएशन इंटरनली आपकी अवेयरनेस में शुरू होती है, इंप्रेशन रिसेप्टिव माइंड पर डालकर, जो बाद में एक्सटर्नल रियलिटी के फॉर्म में एक्सप्रेशन बन जाती है। अ सन। नेविल प्रैक्टिकल मेडिटेशन को भी सजेस्ट करते हैं। तय करें कि आपको
क्या एक्सप्रेस या पोजेस करना है लाइफ में, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, और आंखें बंद करें और रिसेप्टिव एटीट्यूड लें और इमेजिन करें कि आप पहले से ही वह उस डिजायर के मालिक हैं जो आप लेना चाहते हैं। महसूस करें कि यदि ये मेरा डिजायर जो मैं चाहता हूं ये मेरे पास है तो मुझे कैसा लगेगा। एंड दैट इज द impression of your desire on your mind, on your subconscious mind। जैसे जैसे आप इस फीलिंग में घुसते जाएंगे और इसे और डीपन करते हैं, आप उस डिजायर को एक स्पिरिचुअल सीड के रूप में अपनी कॉन्शियसनेस में इंप्रेस करने लगते हैं। मदर रिसेप्टिव है, दैट इज आवर सबकॉन्शियस माइंड, एंड फादर इंप्रेशन है, दैट इज द कॉन्शियस माइंड। यह सीड के समय के साथ ग्रो और मैनिफेस्ट हुआ इन द फॉर्म ऑफ सन। मगर इस प्रोसेस में नेविल डाउट और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए कहते हैं। चैप्टर 17 प्रेयर। नेविल इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि प्रेयर का रियल मीनिंग क्या है। प्रेयर केवल एक बाहरी शब्द हो या प्लीडिंग या प्लीजिंग सी नहीं होती, बल्कि कॉन्शियसनेस में होने वाले सभी प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस में से एक है। ट्रू प्रेयर का एक इनर मैरिज सेरेमनी होती है, एक इंडिविजुअल का उसके अपने डिजायर्ड स्टेट से वो दोनों एक हो जाते हैं। जैसे दुल्हन अपनी फैमिली का नाम छोड़कर पति का नाम ले लेती है, वैसे ही प्रेइंग में एक व्यक्ति अपने प्रेजेंट सेल्फ इमेज को छोड़कर डिजायर्ड स्टेट रियलिटी का आइडेंटिटी एज्यूम कर लेता है। और गॉस्पल्स ये कहते हैं कि प्रे करने के लिए कहीं बंद जगह पे या दरवाजा बंद करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे हमें दिखाया गया है कि क्लोज द डोर्स नाउ प्रे। ये क्लोजेट जो होता है जहां पे हम दरवाजा बंद करते हैं, ये आपका खुद का इनर चैम्बर है जहां आउटसाइड वर्ल्ड और किसी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। आप खुद के साथ बंद होते हैं, अपने सारे सेंसेस को बंद कर लेते हैं और आप सिर्फ वही फील करते हैं जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, कि मैं वही इंसान हूं जो मैं बनना चाहता हूं। और नेविल कहते हैं कि जो यही यूनियन है, इसी में रहें, इसी में ड्वेल करें, इसमें जो भी जॉयस एक्साइटमेंट आती है उसको महसूस करें कि मैं वही बंदा हूं या वही इंसान हूं जो मैं बनना चाहता हूं। ये एक्ट जब आप फील करते हैं, ये वही कंफर्म करता है कि आपने अपने मैरिज या इसे इम्प्रेग्नेट कर दिया है। नेविल याद दिलाते हैं कि इस स्पिरिचुअल रोमांस को सीक्रेट और सैक्रेट रखें, सबसे छुपा के रखें। जॉय और कॉन्फिडेंस के साथ नर्चर करें जब तक आपका न्यू स्टेट ऑफ मैनिफेस्टेशन जन्म ना ले ले। चैप्टर 18 द 12 डिसाइपल्स। नेविल इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी बात रिवील करके अबाउट सिंबॉलिज्म ऑफ 12 डिसाइपल्स। ये 12 जो 12 डिसाइपल हैं वो रिप्रेजेंटेशन है ह्यूमन माइंड और कॉन्शियसनेस की 12 डिफरेंट फैकल्टीज या क्वालिटीज के बारे में। ये सिर्फ हिस्टोरिकल फिगर्स नहीं बल्कि एक मेंटल, एक स्पिरिचुअल पावर के पर्सोनिफिकेशंस हैं जो परसेप्शन और एक्सप्रेशंस को गवर्न करती हैं आपकी लाइफ के। हर डिसाइपल रिप्रेजेंट करता है एक एस्पेक्ट को जो आपके डिजायर और आपके आइडियल लाइफ के फुलफिलमेंट के लिए जरूरी है। ये फैकल्टीज हैं फेथ, 12 डिसाइपल्स, फेथ, करेज, जजमेंट, लव, अंडरस्टैंडिंग और भी बहुत कई। जब ये अवेकन्ड और डिसिप्लिन्ड हो तो ये हार्मोनियस और काफी पावरफुल यूनियन बनाते हैं। नेविल बताते हैं कि इन फैकल्टीज को आपके आई एम, जो आपका डिवाइन कॉन्शियसनेस है, उसके ओबीडिएंट बनाना जरूरी है ताकि आप अपने इनर वर्ल्ड को मास्टर बना सकें, आप अपनी डिजायर्ड लाइफ मैनिफेस्ट कर सकें। खुद को डिसिप्लिन रखना होगा। ये डिसाइपल्स रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके माइंड के वो एस्पेक्ट जिन्हें ट्रेनिंग, फोकस और हार्मनी की जरूरत है। और नेविल बताते हैं जैसे एक डिसाइपल जिसका नाम था साइमन पीटर, जो दर्शाता है अनवेवरिंग फेथ को। यह फेथ एक्सटर्नल रियलिटीज पे डिपेंड नहीं करता बल्कि आपकी अंदरूनी रियलिटी पे डिपेंड करता है। जो आप देखना चाहते हैं वो आज मैं हूं और उस पर बिलीव रखना। एंड्रयू वो दिखाता है करेज टुवर्ड्स न्यू अज्यूम्ड स्टेट, उसमें परसिस्ट करने की स्ट्रेंथ।
या जो भी अपोजिशन या डाउट है उससे लड़ने की स्ट्रेंथ। जेम्स एंड जॉन, ये डिसिप्लिन जजमेंट दिखाता है, और प्यार, लव, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है एक बैलेंस्ड वे में, प्यार और जजमेंट का। और नेवेल एनकरेज करते हैं कि इन क्वालिटीज को नर्चर करें और इनको डॉर्मेंट पोटेंशियल से एक्टिव एजेंट्स में बनाएं। चैप्टर में एक कॉल है, सिर्फ एक, अपनी अंदर की फैकल्टीज जो सिंबॉलिज्म है 12 फैकल्टीज के, उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें, क्योंकि यही डिटरमाइन करेगी कि आपकी मैनिफेस्टेड लाइफ की क्वालिटी कैसी होगी और उसका एक्सटेंट क्या होगा। जब ये 12 डिसाइपल आपके आई एम, जो मेरा अवेयरनेस ऑफ बीइंग है, उसके अंडर सर्व करते हैं, तो आप एम्बॉडी करते हैं क्राइस्ट कॉन्शियसनेस की, विच इज केपेबल ऑफ इन्फिनाइट क्रिएशन। चैप्टर 19, लिक्विड लाइट। नेवल इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि यूनिवर्स का जो मूल सब्सटेंस है, द फंडामेंटल सब्सटेंस ऑफ यूनिवर्स, उसको एक्सप्लेन करते हैं, जिसे वो लिक्विड लाइट कहते हैं। यह कोई फिजिकल लिक्विड नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल मेटाफिजिकल रियलिटी है, प्योर कॉन्शियसनेस में जो मोशन में है। वो प्राइमल सब्सटेंस जिससे सब कुछ फ्लो और फॉर्म लेता है। वो बताते हैं कि यूनिवर्स में विजिबल और इनविजिबल सब कुछ, चाहे वो एटम हो या बड़े से बड़ा स्टार हो, इस लाइट का ही रूप है, इस लिक्विड लाइट का रूप है। अलग अलग वेलोसिटी और वाइब्रेशंस का कॉम्बिनेशन है। सब मैटर, एनर्जी और लाइफ इसी लिक्विड के अलग अलग क्रिस्टलाइजेशन या कंडेंसेशन के डिफरेंट फॉर्म से निकलती है। नेविल बताते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस भी इसी लाइट से बनी है, लिक्विड लाइट। हमारी सेल्फ कंसेप्शन और बिलीव इसे ऑर्गेनाइज करते हैं कि मेरी लाइफ का मेरी तरफ, या मेरी लाइफ की तरफ क्या सेल्फ कंसेप्शन है, मैं क्या सोचता हूँ, मेरे क्या बिलीफ है लाइफ की तरफ। जो वर्ल्ड हम देखते हैं वो इन्हीं इंटरनल क्रिस्टलाइजेशंस का रिफ्लेक्शन है। इनर पैटर्न बदलो और एक्सटर्नल रियलिटीज भी शिफ्ट होंगी। चैप्टर 20, द ब्रेथ ऑफ लाइफ। नेविल इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं बिब्लिकल स्टोरी से। प्रॉफेट एलाइजा, जो एक विधवा, जो एक विडो के मरे हुए बच्चे, डेड चाइल्ड को वापस जीवित कर देते हैं। वो इसे साइकोलॉजिकल ड्रामा बताते हैं जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर होती है। विडो हर व्यक्ति का सिंबल है और डेड चाइल्ड उनकी एक फ्रस्ट्रेटेड डिजायर, ये एम्बिशंस हैं, ये ड्रीम्स हैं जो अभी तक रियलिटी पे नहीं आई, जो अभी मरी हुई हैं, जिनमें जीवन नहीं। प्रॉफेट एलाइजा द इन्फिनाइट क्रिएटिव पावर का एक सिंबल है, तुम्हारी अवेयरनेस ऑफ बीइंग का सिंबल है। यह पावर डॉर्मेंट डिजायर्स में लाइफ ला देती है। जो आपका जो डिजायर है, फ्रस्ट्रेटेड डिजायर है, उसमें जीवन नहीं, बट ड्यू टू माई पावर ऑफ कॉन्शियसनेस आई मेक देम अलाइव, एंड दैट इज मैनिफेस्टेशन। आउटर लिमिटेशन से ध्यान हटाकर सिर्फ फुलफिल डिजायर्स पर फोकस करके आप अपनी जो हमारा ब्रेथ ऑफ लाइफ है उसको एक्टिवेट करते हैं, एक इनर क्रिएटिव एनर्जी जो डिजायर्स को मैनिफेस्टेशन में लाती है। मगर नेविल सलाह देते हैं कि डिस्ट्रैक्शन और फॉल्स एविडेंस के लिए अपने दरवाजे बंद रखो और पूरी तरह मेंटल स्टेट में रहें जैसे आपके पास वो चीज़ है जो आप चाहते हैं। यह मेंटल ब्रीदिंग डेड चाइल्ड में डालती है और उसे डाउट और डिस्पेयर के ग्रेव से जगा देती है। बट इस प्रोसेस में फेथ और पेशेंस चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए इन द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड। चैप्टर 21, डैनियल इन द लायंस डेन। नेविल इस चैप्टर की शुरुआत डैनियल की एक बिब्लिकल कहानी से करते हैं। डैनियल को लायन के डेन में फेंक दिया गया अकॉर्डिंग टू द स्टोरी के अनुसार, लेकिन उनके पास एक फेथ था, एक आडिग फेथ था, एक अनवेवरिंग फेथ था, और उसी के कारण वो अनहार्म रहे, सुरक्षित रहे। नेविल बताते हैं कि ये कहानी लाइफ में ऐसे लायंस का एक सिंबॉलिज्म है। उन लायंस को हम कहते हैं लाइफ की परेशानियां, हमारे सर्कमस्टांसेस, वो उनका सिंबल है जिसे हर इंसान को सामना करना पड़ता है। डैनियल से लेसन यही है कि धमकी देने वाली समस्या की ओर ध्यान ना दें, बल्कि अपने अनशेकेबल फेथ पर फोकस करें। आपके अंदर की पावर जो है आपका आई एम, वो आपको सुरक्षित और बरकरार रखेगा।
जैसे डैनियल ने भूखे शेरों को उनका सामना किया बिना किसी डर के, और उन्होंने डैनियल ने सिर्फ ऊपर की लाइट पर ध्यान रखा। आप भी किसी परेशानी से बाहर आने की शक्ति रखते हैं। आपको अपनी परेशानियों पे फोकस नहीं करना, अपने अंदर के आई एम, और आप क्या चाहते हैं, आप उस परेशानी से आना चाहते हैं बाहर। तो कैसा लगेगा अगर आप उस परेशानी से अभी बाहर आ गए हैं? फोकस ऑन दैट लाइट। चैप्टर 22 फिशिंग। नेविल इस चैप्टर 22 में फिशिंग एक बाइबल की कहानी से शुरुआत करते हैं, जहाँ पे डिसाइपल्स पूरी रात मछली पकड़ते हैं, फिशिंग करते हैं, लेकिन कुछ नहीं पकड़ पाते। जीसस उन्हें कहते हैं कि नेट को, जिससे वो जाल को जिससे मछली पकड़ते हैं, उसके नाव के सीधे हाथ पे डालो, और अचानक से वो डिसाइपल बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेते हैं, जिन्हें उन्हें पहले पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, परेशानी हो रही थी, दे वर स्ट्रगलिंग। इसी कहानी का मतलब है स्पिरिचुअल लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। जब इंसान सिर्फ आउटर एफर्ट से अपने डिजायर्स को पाने की कोशिश करता है, डार्कनेस में स्ट्रगल या स्ट्राइव करता है, तो अक्सर रिजल्ट्स में कुछ नहीं होता। यहाँ रात इग्नोरेंस और अनकॉन्शियसनेस का सिंबल है। जीसस का राइट साइड का इंस्ट्रक्शन देना कि जाल को सीधे हाथ पे डालो, मतलब है कॉन्शियसनेस के अंदर फिशिंग करो, अपने अवेयरनेस के अंदर, बजाय एक्सटर्नल वर्ल्ड या एफर्ट के। जब आप कॉन्शियसनेस में फिशिंग करते हैं, यानी विश फुलफिल्ड की फीलिंग होल्ड करके अपनी डिजायर्ड रियलिटी पे होल्ड करते हैं, तो मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस एंड अबंडेंट हो जाता है। नेविल बताते हैं कि फिशिंग के स्टेजेस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस से मिलते जुलते हैं, और इस चैप्टर के अंत में यह कहते हैं कि रीडर्स को पूरा ध्यान, मतलब हमें, आपको पूरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज में लगाना है, विद अनवेवरिंग फेथ। What I want to become, I am already that. The state of wish fulfilled. Chapter 23. Be ears that hear. नेविल इस चैप्टर की शुरुआत ल्यूक चैप्टर 9 वर्स 44 की बात से करते हैं। Let these sayings sink down into your ears, for the Son of Man shall be delivered into the hands of man. Let these sayings sink down into your ears, for the Son of Man shall be delivered into the hand of man. इसका मतलब यह है कि सिर्फ सुनना ही नहीं, बल्कि सुनकर समझना और अपने अंदर उतारना जरूरी है। ये बताते कि जब कोई आइडिया कंसीव होता है, तो ह्यूमन जो रीजनिंग होती है, स्केप्टिसिज्म होता है, उसे लॉजिकल तरीके से तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा करने से हम केवल सिर्फ और सिर्फ सत्य से दूर होते हैं। नेविल बताते हैं हमें हमेशा हमसे यही कहा गया कि आई एम द रिजरेक्शन एंड आई एम द लाइफ। नो मैनिफेस्टेशन कमिथ अनटू मी, आई से व्हेन आई ड्रॉ इट। यह हमें बाइबल में बताया गया, लेकिन बहुत लोग इन प्रिंसिपल्स को नहीं मानते और केवल कॉज एंड इफेक्ट को बाहर ढूंढते रहते हैं। इस चैप्टर में वार्निंग दी गई है, एक्सटर्नल वर्ल्ड या उसके चैलेंजेस को मास्टर या बैरियर मत समझो, आपकी कॉन्शियसनेस ही असली मास्टर और कारण है। नेविल कहते हैं कि बाहर जो अथॉरिटी है या सॉल्यूशन ढूंढना, वो कंप्लीटली बेकार है, और वो जीसस की याद दिलाते हैं। सैल्यूट नो मैन ऑन द हाईवे, दैट इज सेड बाय जीसस। सैल्यूट नो मैन ऑन द हाईवे मतलब किसी बाहर की शक्ति को अपनी अथॉरिटी मत बनाओ। और नेविल बहुत दिल से इस चैप्टर में एक एनकरेजमेंट देते हैं कि अपनी आई एम, जो मेरी कॉन्शियसनेस है, उस पर फेथ और कॉन्फिडेंस रखो। आप जो दिल से चाहते हो उसी को मैनिफेस्ट कर पाओगे। चैप्टर 24 क्लैरवॉयंस, द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। नेविल इस चैप्टर में काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो की कहानी एक एनालॉजी के जरिए बताते हैं, एनालॉजी के जरिए बताते हैं कि हर इंसान के अंदर अपनी डेस्टिनी बदलने की हिडन पावर है। जीवन अक्सर एक नदी में, तूफानी नदी में तैरती हुई नैया की तरह है, शिप की तरह है, जहाँ सिक्योरिटी और पीस पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है।
एडमंड डांटेस जो एक स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है, एडमंड डांटेस को गलत तरीके से इम्प्रिजन कर दिया जाता है, उन्हें बंद कर दिया जाता है, जो मेंटल प्रिजन का प्रतीक है, हमारे फॉल्स बिलीव्स का प्रतीक है, जो हमारे डिस्पेयर्स का कारण बने। डांटेस को प्रिजन वॉल से एक सीक्रेट कोई साइड से खटखटाहट सुनाई देती है, और वो फिर एक बूढ़े से प्रिजनर को खोजता है। वहाँ एक बूढ़ा प्रिजनर बैठा होता है जो उसको टीचर बन जाता है डांटेस का, और उसे एक टाइमलेस विजडम देता है, और उसे एक मेंटल टॉम से एस्केप करने का सीक्रेट बताता है, अंदरूनी सीक्रेट, यानी कॉन्शियसनेस, यानी ट्रू सेल्फ अवेयरनेस। नेविल बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक इन्फिनाइट पोटेंशियल है और डिवाइन पावर है हिडन ट्रेजर का। इसे एक्सेस करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन किससे? फॉल्स बिलीव से, फॉल्स आइडेंटिटीज से, और ह्यूमन लिमिटेशंस को छोड़ना होगा। तो ओल्ड जो उसमें बूढ़ा जो एक प्रिजनर होता, ओल्ड प्रिजनर, वो एक एनलाइटेंड कॉन्शियसनेस का प्रतीक होता है इस कहानी में। जैसे डांटेस की अवेकनिंग के बाद माउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो बनता है, वैसे ही आप भी अपने पुराने सेल्फ को छोड़कर हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ आइडेंटिटी अज्यूम कर सकते हैं विद डिसिप्लिन, फेथ एंड कॉन्शियस सेल्फ क्रिएशन। चैप्टर 25, 23rd साम। नेविल इस चैप्टर में 23rd साम को अपने अवेयरनेस और अनुभवों के बीच के संबंध का गहरा आध्यात्मिक रूप बना के बताते हैं। साम कहता है, द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, आई शैल नॉट वॉन्ट। इसका मतलब यह है कि आपकी अवेयरनेस जो आई एम है वही शेफर्ड है, जो आपके जीवन के हर पहलू का मार्गदर्शक करती है। आपके अनुभव, आपके स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस और मैनिफेस्टेशन सब इस शेफर्ड के पीछे चलते हैं, जैसे शीप अपने शेफर्ड के पीछे चलती है। यह अवेयरनेस कभी भी आपके किसी हिस्से को नहीं खोती, लगातार आपकी असली प्रकृति को बुलाती रहती है। नेविल बताते हैं कि जैसे एक शेफर्ड अपनी फ्लॉक को शांत पानी और पोषण देता है, वैसे ही आपकी अवेयरनेस आपके जीवन में अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी पैदा करती है। यह अबंडेंस हमेशा पर्याप्त और ओवरफ्लोइंग होती रहती है, भरती रहती है, मगर ये आपके सबकॉन्शियसनेस के आधार पर काम करती है। व्हाट यू आर अवेयर ऑफ बीइंग, उसको उसी चीज से भर देती है। और इस चैप्टर में एक बहुत ही सुंदर चीज का एम्फेसिस दिया गया है। अंधकार, डर या कठिनाई के समय भी जो अपने इनर शेफर्ड यानी अपने इटर्नल आई एम पर भरोसा रखे, उसकी जीत पक्की। चैप्टर 26, गेथेसमेन। इस चैप्टर में जीसस का एक गार्डन ऑफ गेथेसमेन एक दृश्य, एक मिस्टिकल दृश्य के साथ शुरुआत होती है, जो एक आध्यात्मिक ड्रामा के रूप में दिखाया जाता है, एक साइकोलॉजिकल ड्रामा की तरह। यह केवल एक इमोशनल प्ली नहीं है, बल्कि हमारे इनर क्रिएटिव प्रोसेस का प्रतीक है। गेथेसमेन इस कहानी में, इस गार्डन में, गेथेसमेन का मतलब है एक ऑयली सब्सटेंस, उसको दबाना, उसको प्रेस करना। इसका अर्थ ये कि अंदर की शक्ति और चेतना को एक्सप्रेस करना, अंदर जो है उसको बाहर लाना। यह वह जगह है जहां आप अपनी स्पष्ट इच्छाओं और उद्देश्य, जो भी आपके उद्देश्य, जो भी आपके गोल है, उसको महसूस करके उसे वास्तविकता में बाहर लाते हैं। जस्ट लाइक अ सीड, मस्टर्ड सीड, उसको पीसा जाता है और उसका अंदर का तेल बाहर आता है। आपकी इच्छाएं आपके कॉन्शियसनेस के बीज की तरह होती हैं। ये बीज ऑयली सब्सटेंसेस में होते हैं। जब नेविल आनंद और मानसिकता की अवस्था को बताते हैं, तब वो ये स्टोरी हमें शेयर करते हैं। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जाती है कि आपको अपनी आउटर कंडीशन से डिटैच होना होगा। आपको पूरी तरह विश फुलफिल्ड की जो फीलिंग, जो भावना है, उसमें अब्जॉर्ब होना पड़ेगा। और नेविल इसे बताते हैं मैड स्टेट ऑफ जॉय, मैड स्टेट ऑफ जॉय। और इसका मतलब यह है कि आप पूरी तरह विश्वास रखें कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है और आप खुश हैं।
तो ये कहानी गेथसेमने की एक गार्डन में हमें ये सिखाती कि हमें पूरा सरेंडर अपने इनर क्रिएटिव पावर पे भरोसा रख के करना होगा, और यही मैनिफेस्टेशन की एक कुंजी है, एक की है। आखिरी चैप्टर 27, अ फॉर्मूला फॉर विक्ट्री। नेविल इस चैप्टर में एक कहानी बताते हैं, जोशुआ और जेरिको की कहानी, जो काफ़ी एक गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समझाते हैं। कहानी का बाहरी एक जो सीन, दृश्य है, वो एक फिजिकल कॉन्क्वेस्ट है, लेकिन वास्तविकता में एक संदेश है कि इनर फेथ और कॉन्शियसनेस की शक्ति के बारे में। जेरिको एक सिटी थी जिसकी दीवारें एक बड़ी बड़ी दीवारें पत्थरों से बनी। वो ये दिखाती है कि आपकी लाइफ के फिजिकल कॉन्क्वेस्ट, आपकी लाइफ के एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस एंड लिमिटेड बिलीव्स, ये दीवारें भले ही फिजिकल रूप से बड़ी हों और अनकॉन्करेबल दिखें, अजेय दिखें, लेकिन आपका जो फेथ है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जो फेथ से भरा हुआ है, वो इन्हें गिरा सकती हैं। जोशुआ ने सीधे दीवारों पे हमला नहीं किया था, जो कहानी का प्रोटैगनिस्ट है। उसने राहब, जो प्रतीक है आपके रिसेप्टिव अवेयरनेस और इनर विजडम का, उसकी मदद ली। वो एक स्पाई थी। फिर जोशुआ ने जब राहब को अंदर भेजा तो उसने इस किले की, सिटी की बाहरी दीवारों के 7 चक्कर लगाए। 7 का मतलब है कंप्लीटनेस एंड स्पिरिचुअल परफेक्शन। 7वें ब्लास्ट पर जब भी वो एक चक्कर काटता था, एक ट्रम्पेट बजाता था, और 7वें ट्रम्पेट पे सारी दीवार गिर गई और उसने कोई हमला नहीं किया। ये प्रतीक है इनर कन्विक्शन और फेथ का। तो फॉर्मूला ऑफ विक्ट्री सिर्फ यही है। पहला, अपनी इच्छाओं और जो भी आप बनना चाहते हैं उसको जानें और उसको क्लेम करें कि मैं वही हूं जो मैं बनना चाहता हूं। दूसरा, बाहरी बाधाओं या सेटबैक से डरे नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरा, विजडम और फेथ का प्रयोग करें। फेथ इज द सबस्टांस ऑफ द थिंग्स विच आर अनसीन हु बिकम सीन। चौथा, पूर्ण और पूरे दिल से परसिस्ट करें। पांचवा, ऑब्स्टिकल के टूटने और आपकी अपनी इच्छाओं की पूर्ति की उम्मीद करें कि मेरे ऑब्स्टिकल गल जाएंगे, चले जाएंगे, विद हेल्प ऑफ माई फेथ, बिकॉज आई एम ऑलरेडी द पर्सन विच आई वॉन्ट टू बी। अगर मैं इस किताब के बारे में आसान शब्दों में बता पाऊँ, नेविल हमें इस किताब के जरिए ये सिखाते हैं कि हमारी जो असली शक्ति है वो हमारे अंदर की चेतना, जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो है, और उस चेतना में विश्वास। ये 2 ही चीज़ें। बाहरी जो सर्कमस्टांसेस है, परिस्थितियाँ, वो चाहे कैसी भी हों, हमारी जो इनर रियलिटी है और जो बिलीफ सिस्टम है वो तय करता है कि हमारा लाइफ कैसे जाएगी। तो इस किताब की मुख्य बात यह है कि आप अपने जीवन के क्रिएटर हैं, सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं। आपके थॉट्स, फीलिंग और बिलीव्स आपकी दुनिया बनाते हैं। दूसरा, आई एम मैं को अपनाने का मतलब अपने भीतर की डिवाइन अवेयरनेस को पहचानना और उसी से जीना। तीसरा, मैनिफेस्टेशन का राज ये नहीं कि आपको कड़ी मेहनत या संघर्ष करें, बल्कि यह है कि आप अपने फुलफिल स्टेट में रहकर उस पर भरोसा रखें। चौथा, बाइबल की कहानियां हिस्टोरिकल इवेंट्स नहीं, बल्कि हमारी कॉन्शियसनेस और इनर ट्रांसफॉर्मेशन का एक सिंबॉलिकल गाइड है। पांचवा और आखिरी, कोई बाहरी शक्ति आपको नियंत्रित नहीं कर सकती, केवल आपकी अपनी बिलीव्स ही आपकी रियलिटी तय करती है। तो इस किताब के जरिए आप अपनी अंदर की क्रिएटिव शक्ति को पहचानें और विश्वास के साथ उसे इस्तेमाल करने के एक आत्मविश्वास रखें और ये भरोसा रखें कि जो मैं हूँ, जो मैं बनना चाहता हूँ, उसमें कोई डिफरेंस नहीं।